वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग मैथ्स एंड रीजनिंग और इंग्लिश जो रहता है वो हम लोग करते रहते हैं और करंट अफेयर में हम लोग करते रहते हैं, बट हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कि 10 से 11 क्वेश्चन जो हमारे मेंस में आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड वो हमसे छूट जाते हैं या फिर हम लोग जाने अनजाने में गलत लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो मेरिट मार्क्स रहता है मेंस में वो नीचे हो जाता है। तो आइए देखते हैं, अब से डेली हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि हमारा बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर होता रहे मेंस एग्जाम आने से पहले तक। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टी बिल्स इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को जो टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स देती है, उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है। तो आप लोग को भी पता होगा, आपने पहले ही पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आइए देख लेते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं, तो इसमें आपका करेक्ट होगा कि मैं पेन ले लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से पता चले। देखिए, जो भी आपकी ट्रेजरी बिल होगी वो या तो 91 डेज की होगी, या फिर इसका डबल कर दीजिए तो 182 डेज, और नहीं तो इसका डबल करेंगे तो आप 364 डेज। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मैच्योरिटी पीरियड मीन्स कि इतने इतने दिन के लिए आपको टी बिल्स प्रोवाइड की जाती है, इशू की जाती है। 91 डेज, या फिर 182 डेज, या फिर 364 डेज। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेजरी बिल इज अ मनी मार्केट सिक्योरिटी। मनी मार्केट सिक्योरिटी है जो कि इशूड होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑक्शन इज डन बाय आरबीआई। तो जो आपको ट्रेजरी बिल मिलेगा वो आपको इशू होगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इशू कौन करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। एंड ऑक्शन कौन करता है उसका, तो ऑक्शन इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय आरबीआई। ऑक्शन इज डन बाय द आरबीआई एंड द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टी बिल्स आर 91, 182 एंड 364 डेज। तो इससे देखिए आपके तीन क्वेश्चन हो गए। मैच्योरिटी पीरियड, फिर इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑक्शन इज डन बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नो योर कस्टमर केवाईसी गाइडलाइंस आर इशूड बाय। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि केवाईसी गाइडलाइन कौन इशू करता है। तो ये गाइडलाइन इशू करता है हमारा आरबीआई इशू करता है। तो आरबीआई देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है, एक फिफ्थ में और एक सेकंड में है, और बाकी तो सेबी और एसबीआई लिखा है, तो ये गलत है। इन द ईयर, और कौन से ईयर में इसको इशू किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका केवाईसी का जो गाइडलाइन है वो आरबीआई इशू करता है, और 2015 के फरवरी में ये गाइडलाइंस इशू की गई थी। एक्चुअली गाइडलाइन तो 2004 में ही इशू कर दी गई थी, बट उसमें कुछ चेंजेस लाके और फिर उससे अच्छे से उसको गाइडलाइन को इशू की गई थी तो फरवरी 2005 में, फरवरी 2005 में, और आरबीआई इशू करता है। बैंक बैंक एश्योरेंस इज रिलेटेड टू सेलिंग डैश प्रोडक्ट। तो आप लोग करंट अफेयर लिखते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो आप लोग को पता होगा, आप लोग ने पढ़ा होगा कि इस इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ, एच डी एफ सी, एस बी आई के साथ बैंक बैंक इंश्योरेंस किया है। तो इसका मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया या फिर कोई भी गोल्ड हो गया या फिर प्रॉपर्टी हो गया या मोटरसाइकिल हो गया, तो वो इंश्योरेंस सेल करने के लिए किसी बैंक के साथ वो मिल के सेल करती है, उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे होगा बाय सेलिंग टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। तो ये देखिए, आपका जब भी मेंस एग्जाम होगा और आरआरबी का एग्जाम होगा तो उसमें आपका यूनियन बजट से एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा, बजट जो आपका चैप्टर है वो। तो यूनियन बजट जो आपका होता है वो सबसे पहले प्रेजेंट होता है, फर्स्ट प्रेजेंट होता है लोकसभा में, उसको प्रेजेंट किया जाता है यूनियन बजट को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनियन बजट को प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
कि जो फर्स्ट एवर बजट हमारा जो इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रेजेंट किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, तो किसने प्रेजेंट किया था? तो के एस चेट्टी ने प्रेजेंट किया था। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। और ये है फर्स्ट बजट है इंडिपेंडेंस के बाद। और इंडिपेंडेंस से पहले किसने प्रेजेंट किया था फर्स्ट बजट? तो ये 1860 में प्रेजेंट हुआ था फर्स्ट बजट आपका, बिफोर इंडिपेंडेंस। और इसको किया था ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट हैं सर जेम्स विलियमसन। इन्होंने प्रेजेंट किया था फर्स्ट बजट बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस 1860 में। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनियन बजट था, ये 2017 से पहले हमेशा लास्ट जो डेट होता था फेब का, 28 फेब को ये प्रेजेंट किया जाता था। बट 2017 से इसका डेट चेंज किया गया और इसको प्रेजेंट करने का डेट किया गया अब से 2017 से 1 से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। और जो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम थे वो अरुण जेटली जी थे। तो इन्होंने प्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम, जो कि डेट चेंज हुआ था 28 फेब से 1 2017 में। ये आपका लास्ट या फिर लास्ट ईयर भी किसी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका यूनियन बजट है वो और रेलवे बजट दो अलग अलग बजट थे पहले, बट इन दोनों को मर्ज किया गया था 2017 में। तो ये भी पता होना चाहिए कि 2017 में इसको मर्ज किया गया था। और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम टाइम यूनियन बजट किसने अनाउंस किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई जी ने मैक्सिमम टाइम यूनियन बजट को प्रेजेंट किया है, और वो भी 10 टाइम्स प्रेजेंट किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 10 टाइम्स प्रेजेंट किया और मैक्सिमम टाइम मोरारजी देसाई ने किया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बजट से रिलेटेड जो आपके मेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए और पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन अ ड्राफ्ट आर कॉल्ड। जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, वो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक तो होता है जैसे कि बैंक से हमने अपने बैंक में जाकर बोला कि हमको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, किसको देना है उसका नाम हम लोग उसमें लिखवाते हैं। तो ये इन दोनों को टेक्निकल टर्म क्या है इसका, तो क्या ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या अच्छे से लिखा है। डिमांड ड्राफ्ट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिमांड ड्राफ्ट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा ही वो भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एंड अ बैंक इशूज अ डिमांड ड्राफ्ट टू अ क्लाइंट। तो क्लाइंट है उसको डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगी, तो क्लाइंट को क्या कहेंगे हम लोग? ड्रॉई कहेंगे हम लोग। और उसके बाद से डायरेक्टिंग another bank or one of its own branch to pay a certain sum of specified party, certain sum to the specified party, तो उसको पेई हम लोग कहते हैं। तो ड्रॉअर और पेई। और तो ये हम लोग का ऑप्शन में है, ये थर्ड ऑप्शन में हम लोग का है कि जो पैसा इशू करवाता है उसको हम लोग ड्रॉअर कहते हैं, और जो जिसको हम लोग पे करते हैं वो पेई हो गया। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। ऑरेंज लेवल एटीएम रिफर्स टू। जो ऑरेंज लेवल एटीएम होता है, आपको पता होना चाहिए कि एटीएम कितने टाइप के होता है और हर एटीएम किस चीज़ के लिए बेसिकली यूज होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जो ऑरेंज लेवल एटीएम होता है आपका, वो किस लिए यूज होता है? तो ऑरेंज वाला आपको जो शेयर का ट्रांजैक्शन होता है, ऑरेंज लेवल एटीएम उसमें यूज होता है। शेयर के ट्रांजैक्शन में ऑरेंज लेवल यूज होता है। आइए देख लेते हैं और कौन कौन से टाइप के एटीएम होते हैं आपके। तो जो ग्रीन लेबल एटीएम होता है वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होता है, यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। येलो लेवल एटीएम यूज फॉर ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। येलो एंड ऑरेंज वाला तो अभी बता ही दिया कि यूज फॉर शेयर ट्रांजैक्शन के लिए होता है, शेयर के ट्रांजैक्शन में। पिंक लेबल ये फीमेल्स के लिए यूज होता है, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स टू हेल्प अवॉइड द लॉन्ग क्यूज एंड वेटिंग टाइम। तो ये वुमेन्स के लिए होता है। पिंक से ही आपको पता चल जाना चाहिए, वुमेन्स के लिए यूज
होता है एंड वाइट लेवल यूज होता है। देखिए ये भी पता होना चाहिए कि वाइट लेवल किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये टाटा ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया था। और वाइट लेवल एटीएम्स आर नॉट ओन्ड बाय अ पर्टिकुलर बैंक बट बाय द एंटिटीज अदर देन बैंक। तो जैसे कि मान लीजिए कि वाइट लेवल एटीएम है, तो ये कोई बैंक यूज नहीं करेगा, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन है अदर देन बैंक, तो वो यूज कर सकते हैं। वो वाइट लेवल एटीएम उनके लिए यूज होता है। और जो ब्राउन लेवल बैंक एटीएम्स होते हैं वो थर्ड पार्टी अदर देन बैंक यूज करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। देखिए 90 डेज ओवर ड्यू नॉर्म इज रिलेटेड टू, ये आपने पढ़ा होगा बैंकिंग अवेयरनेस, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 डेज अगर ओवर ड्यू हो जाता है लोन का, तो उसको बैड एसेट्स कहते हैं। और वो बैड एसेट्स को टेक्निकल टर्म हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसको हम लोग कहते हैं एनपीए कहते हैं। तो 90 डेज के ऊपर हो जाएगा तो वो बैड एसेट्स जो कि एनपीए कहलाता है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, इफ देर आर नो ट्रांजेक्शन इन द सेविंग और करंट अकाउंट, अगर सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 2 years, 2 साल से ऊपर तक अगर कोई भी उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, देन द अकाउंट इज कॉल्ड, तो अकाउंट को क्या कहते हैं हम लोग, इनऑपरेटिव, डॉर्मेंट, नॉमिनल, या फिर आइदर 1 और 2। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 साल से ऊपर हो गया और अगर आपके अकाउंट में या फिर सेविंग है या फिर वो करेंट अकाउंट है, उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको आप टेक्निकल टर्म में डॉर्मेंट अकाउंट या फिर इन ऑपरेटिव दोनों कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा इधर, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, बट ज़्यादातर आपने बैंक में सुना होगा कि वो बोलते हैं डॉर्मेंट अकाउंट कहते हैं, बट इसको इन ऑपरेटिव भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर देखिए व्हेन रेपो रेट इज रिड्यूस्ड बाय आरबीआई, तो रेपो रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रेपो रेट को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं, तो जो आरबीआई रिड्यूस करती है, तो रेपो रेट रिड्यूस करने का मेन मकसद क्या होता है, तो उससे रिड्यूस करने से क्या होता है कि जो भी बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं वो कम कॉस्ट पे लेंगे, तो इसका यही फर्क पड़ता है। इट लीड्स टू रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय बैंक्स फ्रॉम आरबीआई। और इसका अपोजिट अगर हम लोग देखें, तो इसका अपोजिट देखेंगे तो हम लोग क्या आता है इसका, इफ आरबीआई एक्सपेक्ट्स दैट inflation will rise beyond its tolerance limit, it hikes the rate। जैसे कि ये रेपो रेट है तो इसमें रिड्यूस का बोला है, तो अगर रेपो रेट को इंक्रीज कर दें तो उससे क्या होगा, तो अगर वो रेट को इंक्रीज करता है तो उससे क्या होगा कि इट हाइक्स द रेट एट विच द बैंक बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक यहाँ पे आरबीआई है, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अगर रिड्यूस होता है तो वो होगा आपका। अब देख लेते हैं और, तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए था। ऐसे ही छोटा सा सेशन हम लोग रोज लाते रहेंगे आपके लिए, कि जिससे कि आपका बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन कवर होता रहे और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, और आप बस झटके से देखें 15 से 10 मिनट और आपका बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक कंप्लीट होता रहे। तो यही हम लोग का मेन मोटो है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।